हेलो फ्रेंड्स। आहार वह पदार्थ है जिसे खाया जा सके, पचाया जा सके एवं जिसके पाचन से उत्पन्न ऊर्जा से शरीर की मरम्मत एवं वृद्धि हो सके। संतुलित आहार वह है जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित हो। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण एवं जल। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, इनकी हमारे शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है तथा ये ऊर्जा प्रदान करते हैं, अतः इन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। जबकि विटामिन, खनिज लवण एवं जल इनकी तुलनात्मक रूप से कम आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट प्रकाश संश्लेषण के प्राथमिक उत्पाद होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादपों की पत्तियों में 6 अणु जल, 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य के प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति में ग्लूकोज में बदल जाते हैं और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का जो समीकरण दिया हुआ है, इसे याद रखना अत्यावश्यक है क्योंकि कई परीक्षाओं में इसे सीधे तौर पे पूछा गया है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही पाए जाते हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन और सल्फर भी पाई जाती है। जैसा कि आप समीकरण में देख रहे हैं, ग्लूकोज का जो सूत्र है C6H12O6, इसमें हाइड्रोजन के 12 परमाणु और ऑक्सीजन के 6 परमाणु हैं। अतः हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होगा। सामान्यतया कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 ही होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 ही रहे। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है और यह ऊर्जा तत्काल रूप से प्राप्त होती है। यही कारण है कि एक्सरसाइज करने के बाद कार्बोहाइड्रेट प्रचुर भोजन करने की सलाह दी जाती है, जैसे केला। पादपों में कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण स्टार्च के रूप में होता है और यह पत्तियों में, तने में या बीज में हो सकता है। वहीं जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण ग्लाइकोजन के रूप में होता है और यह लीवर और पेशियों में होता है। कभी कभी अत्यधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होने पर उसे वसा के रूप में एडिपोस ऊतक में संग्रहित कर लिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड सरलतम कार्बोहाइड्रेट होते हैं। 2 से 10 मोनोसेकेराइड मिलकर ओलिगोसेकेराइड बनाते हैं और 10 से अधिक मोनोसेकेराइड मिलकर पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। यानी ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड मोनोसेकेराइड के ही बहुलक होते हैं। बहुलक को साधारण भाषा में समझने के लिए हम एक मोतियों की माला की कल्पना करते हैं। मोतियों की माला बहुलक या पॉलीमर कहलाएगी और जिन मोतियों से मिलकर यह माला बनी है वो एकलक या मोनोमर कहलाएंगे। मोनोसेकेराइड जल में विलय होते हैं, लेकिन इनका जल अपघटन नहीं होता है। कुछ मोनोसेकेराइड के साधारण नाम परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे ग्लूकोज। ग्लूकोज का साधारण नाम ग्रेप शुगर होता है या डेक्सट्रोस होता है। फ्रक्टोज का साधारण नाम फ्रूट शुगर होता है। गैलेक्टोज का साधारण नाम मिल्क शुगर होता है। डीएनए में पाई जाने वाली डीऑक्सीराइबोस शर्करा और आरएनए में पाई जाने वाली राइबोस शर्करा भी मोनोसेकेराइड के उदाहरण हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, 2 से 10 मोनोसेकेराइड मिलकर ओलिगोसेकेराइड बनाते हैं और ये मोनोसेकेराइड ग्लाइकोसाइड बंध द्वारा जुड़े हुए होते हैं। ओलिगोसेकेराइड जल में विलय होते हैं तथा इनका जल अपघटन भी होता है और इनके जल अपघटन से मोनोसेकेराइड प्राप्त होते हैं। हमने मोनोसेकेराइड में पढ़ा था, मोनोसेकेराइड का जल अपघटन नहीं होता है क्योंकि मोनोसेकेराइड सरलतम अणु है और मोनोमर है। 2 मोनोसेकेराइड मिलकर यदि ओलिगोसेकेराइड बनाते हैं तो यह डाइसेकेराइड और 3 मोनोसेकेराइड मिलकर यदि ओलिगोसेकेराइड बनाते हैं तो यह ट्राइसेकेराइड। इसी प्रकार यह क्रम चलता रहता है। सुक्रोज एक डाइसेकेराइड है जिसे केन शुगर भी कहते हैं, जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से बनता है। माल्टोज भी एक डाइसेकेराइड है, इसे माल्ट शुगर कहते हैं, जो 2 ग्लूकोज के अणुओं से मिलकर बनता है। लैक्टोज भी एक डाइसेकेराइड है, जिसे मिल्क शुगर भी कहते हैं, जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मिलने से बनता है। अब याद रखिएगा, हमने मोनोसेकेराइड में पढ़ा था गैलेक्टोज को मिल्क शुगर कहते हैं।
यदि परीक्षा में मिल्क शुगर से संबंधित प्रश्न आता है तो हमें लैक्टोज को गैलेक्टोज पे वरीयता देनी है। अर्थात यदि ऑप्शन में लैक्टोज हो तो लैक्टोज को सही करना है, यदि ऑप्शन में लैक्टोज नहीं हो तो गैलेक्टोज को सही करना है। डाइसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड दोनों मीठी होती है, क्रिस्टलीय होती है और जल में विलय होती है, जबकि पॉलीसेकेराइड ना तो मीठी होती है, ना जल में विलय होती है और ना ही क्रिस्टलीय होती है। लेकिन पॉलीसेकेराइड का जल अपघटन होता है और पॉलीसेकेराइड के जल अपघटन से मोनोसेकेराइड ही प्राप्त होते हैं। पॉलीसेकेराइड भी दो प्रकार के होते हैं, होमोपॉलीसेकेराइड जिसमें स्टार्च और ग्लाइकोजन आते हैं। होमोपॉलीसेकेराइड की एकलक इकाइयाँ एक जैसी ही होती है। हेटेरोपॉलीसेकेराइड जिसमें काइटिन और हिपेरिन आते हैं। हेटेरोपॉलीसेकेराइड की एकलक इकाइयाँ अलग अलग होती है, यानी अलग अलग यूनिट मिलकर इसे बनाती है। कार्बोहाइड्रेट की कमी से डायबिटीज और कीटोसिस रोग होता है। डायबिटीज के बारे में आप सब जानते हैं। कीटोसिस रोग में कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण प्रोटीन का ऊर्जा उत्पादन में प्रयोग होता है। प्रोटीन जो मुख्यतः शरीर निर्माण का कार्य करता है, वो अपना शरीर निर्माण का कार्य छोड़कर ऊर्जा उत्पादन करने लगता है, जिससे शरीर में कई गंभीर रोग हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से मोटापा रोग होता है। हमने पहले पढ़ा कार्बोहाइड्रेट की अतिरिक्त मात्रा वसा के रूप में एडिपोस ऊतक में संग्रहित कर ली जाती है, जो मोटापा बढ़ाती है, जिससे कई भयानक रोग हो सकते हैं। प्रोटीन नाम बर्जीलियस एवं मुल्डर द्वारा दिया गया। हमारे शरीर का सर्वाधिक भाग जल द्वारा बना होता है, उसके पश्चात प्रोटीन का ही बना होता है और प्रोटीन शरीर का 14% भाग बनाता है। यह मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना होता है। कुछ मात्रा में फास्फोरस और सल्फर भी पाई जाती है। शरीर का निर्माण करना और रोगों से लड़ना इसका महत्वपूर्ण कार्य है। प्रोटीन अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। हमने पहले पढ़ा बहुलक क्या होता है, यानी कई अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं और ये अमीनो अम्ल जिस बंध से जुड़े होते हैं उस बंध का नाम होता है पेप्टाइड बंध। दूध में केसीन प्रोटीन पाई जाती है। 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है तथा प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशियोर तथा मेरस्मस रोग हो जाते हैं। साधारणतया प्रोटीन ऊर्जा प्राप्त करने का साधन नहीं है, लेकिन यदि कार्बोहाइड्रेट और वसा समाप्त हो जाए तो अंत में प्रोटीन से शरीर ऊर्जा प्राप्त करता है। प्रोटीन सामान्यतया शरीर निर्माण और रोगों से लड़ने का कार्य करता है। वसा वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल का एस्टर होती है। अब एस्टर क्या होता है, विज्ञान के छात्र आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन दूसरे विषय के छात्र इसे रट ले। यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनती है तथा 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, प्रति ग्राम की बात की जाए तो वसा सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करती है। जंतुओं से प्राप्त घी और वनस्पति घी में बेहतर कौन? जंतुओं से प्राप्त घी में संतृप्त वसा होती है, जबकि वनस्पति घी में ट्रांस वसा होती है। यद्यपि ऊर्जा के मामले में वनस्पति घी जंतुओं से प्राप्त घी से अधिक ऊर्जा देता है, लेकिन ट्रांस वसा होने के कारण हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। यहाँ 2 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक, शरीर को सबसे पहले ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है, उसके पश्चात वसा से और अंत में प्रोटीन से प्राप्त होती है। दूसरा, शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा प्रति ग्राम वसा से प्राप्त होती है, जबकि प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट से प्रति ग्राम प्राप्त ऊर्जा बराबर होती है। क्या शहद में पाई जाने वाली शर्करा का नाम आप मुझे बता सकते हैं? कमेंट करें। पार्ट 2 में हम विटामिन, खनिज, लवण एवं जल के बारे में पढ़ेंगे तथा पार्ट 3 में हम रक्त समूह एवं RH कारक के बारे